तो दोस्तों आप इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि काफी वीडियोस बन चुकी है। 8वां पार्ट शायद ये चल रहा है, तो फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है ना। जो रिमेनिंग पोर्शन थे, फिर हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। हो सके तो इसी पार्ट में थ्योरी स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर अगले पार्ट में, तो किसी भी कीमत पर हमें थ्योरी स्टार्ट करना पड़ेगा। डन, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर कितना बता रखा है? 12,000 करोड़ बताया हुआ है। कितना बताया हुआ है? 12,000 करोड़ है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ना, यानी एमपीसी कह रहा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस, ठीक है, का अनुपात हमें दे रखा। अनुपात दिया हुआ है इस बार कितना? 3:1। 20,000 करोड़ आय के नए संतुलन पर, यानी यहाँ पे क्या है, ये नई हमें आय का संतुलन स्तर दिया हुआ है, यानी ये नया वाई दिया मुझे और ये पुराना वाला वाई था, ये वाला। तो अब हम क्या करें? तो एक काम करते हैं, इस वाले को मैं y1 मान लेता हूं, ठीक है ना, या y मान लो, खाली इसे y1 कर दूंगा। तो एक काम कर लेते हैं, चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, y1 और y2 कर देते हैं। ये पहली वाली y थी, ये नई वाली y है। क्लियर है? तो उसने बोला इस नए संतुलन स्तर पर, यानी 20,000 तक पहुंचने के लिए बताओ कितना आवश्यक अतिरिक्त निवेश, अतिरिक्त मतलब डेल्टा, और निवेश मतलब आय, तो डेल्टा आय के लिए पूछ रहा हो। तो देखो ध्यान से पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर 12,000 करोड़ है। देखो आय में वृद्धि वृद्धि कुछ नहीं बोला, संतुलन स्तर बोला, सिर्फ आय बोली हुई है ना। तो ये वाई दिया हुआ है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति का अनुपात दिया हुआ है, और फिर बोला नई भी हमें आय दी हुई है, सिर्फ आय दी है, कोई चेंज नहीं दिया मेरे को, डेल्टा तो दिया ही नहीं है। अब फिर पूछ क्या रहा है कि डेल्टा यानी अतिरिक्त लग गया ना, तो चेंज क्या कर रहा है, तो ये डेल्टा आई निकलवाने के लिए कह रहा है। क्लियर हो गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं एक बार कैमरा सही कर दूं, थोड़ा मुझे लग रहा है कैमरे में दिक्कत हो रहा है। डन, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को नीचे स्टार्ट। आंसर तो हमने करना क्या है, सबसे पहले मैंने बोला देखो मुझे y1 दिया हुआ है 12,000। आप कैसे लिखोगे? आप प्रॉपर लिखना आपने कि पहले आय का संतुलन स्तर जो पहले दी थी, प्रारंभिक आय का संतुलन स्तर, क्या लिखोगे? प्रारंभिक आय का संतुलन स्तर। आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं आपके लिए। पहले मैंने लिख दिया प्रारंभिक, जो स्टार्टिंग वाला था ना हमारा, आय का संतुलन स्तर, जिसको मैंने क्या मान लिया? y1 मान लिया मैंने। कितना? 12,000 करोड़ को बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। और दूसरा भी दिया हुआ है, नई आय का संतुलन स्तर, जो कि हमें दिया हुआ है y2। कितना दिया हुआ है हमें? 20,000, ठीक है ना। इससे निकल जाएगा हमारा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे निकलता है? चेंज कर घटा के तो निकलता है ना, नीचे से ऊपर वाला घटा के देखो कितना रहा है। तो हमने बोला 12,000 में से, अगर सॉरी 20,000 में से अगर मैं 12,000 घटा दूं तो कितना चेंज आ गया मेरे पास? डेल्टा वाई आ गया मेरे पास 8,000। तो ये तो सिंपल सा था। यानी अब तक के क्वेश्चन में क्या होता था, हमें डेल्टा वाई दिया होता था या निकालना होता था, तो डेल्टा वाई सीधा सीधा बताया होता था। इस बार में डेल्टा वाई बताया नहीं, परिवर्तन नहीं बताया था। तो हमें 2 आई दे दी थी, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? परिवर्तन माना जाता है, ठीक है। तो यहां तक तो नोट डाउन कर लीजिए पहले, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन ने क्या दिया हमें बोला एमपीसी और एमपीएस, हमें बोला हुआ है एमपीसी और एमपीएस का रेशियो हमें दिया हुआ कितना? 3:1। ऐसे ही हमें रेशियो दिया हुआ 3:1। देखो अब इसको दो तरीके से मैं आपको बताता हूं करने का। देखो इसको पढ़ते कैसे है बच्चे, इसको ऐसा पढ़ा जाता है 3 और अपॉन में इनका टोटल। तो एमपीसी के लिए कितना पढ़ोगे अब से? 3 और अपॉन में टोटल 3 और 1 4, 3 और 1 4, ऐसे पढ़ते हैं। इसके लिए कितना होगा? 1 और 1 अपॉन में कितना? 4। कैसे पढ़ा ध्यान से देखो। अगर मान लो रेशियो होता 5:2, तो कैसे पढ़ते? एक का होता 5/7 और दूसरे का कितना होता? 2/टोटल 7। अगर रेशियो होता मान लो 3:2 होता, तो कैसे करते? एक का होता 3/5, एक का होता 2/टोटल 5। समझ में आ रहा है रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। और देखो एक आध और देख लो, मान लो 7:9 है, तो कैसे बताओगे? 7 अपॉन में टोटल 9 7 16, और दूसरे का क्या बन रहा होगा रेशियो? दूसरे का बन रहा होगा 9 अपॉन में 9 7 16। तो
तो इससे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, कितना आसान है कि 3/4, क्योंकि एमपीसी आ गया तो आगे वाला एमपीसी को बताएगा, एमपीएस पीछे है तो पीछे वाला एमपीएस को बताएगा, ठीक है ना। तो ये एमपीसी को बता रहा है, ये एमपीएस को बता रहा है, तो 3/4 और 1/4, ठीक है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप मान लीजिए, माना एमपीसी को मैंने मान लिया 3x, क्योंकि पहले वाला तो 3 तो एमपीसी को बता रहा है, एमपीएस को क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, और एमपीएस को मैंने मान लिया कितना, 1 था, तो 1x मान लिया। अब मुझे पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इजगल टू क्या होता है, 1 होता है। ये मेरा 3x हो गया, ये मेरा 1x हो गया, इजगल टू 1, 3 और 1 4x इजगल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, 1/4 आ गई x की वैल्यू। अब इस x को यहां पुट कर दो, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 3x था, तो 3 गुना 1/4, x की वैल्यू 1/4 है, तो कितनी आ गई, 3/4। देखो वही तो आ गया 3/4, और 3/4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.75। तो एमपीसी की वैल्यू आ गई बच्चे आपकी 0.75। डन। अगर एमपीएस की वैल्यू निकालनी है तो एमपीएस की वैल्यू क्या थी आपकी, 1x, इसका मतलब है 1 इंटू 1/4, तो 1/4 ही आएगा। क्या आएगा, 1/4, वो हमने ऑलरेडी निकाल दिया था, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25। डन। तो देखो यहां तक तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है ना, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इतना हो जाए, अब हमें करना क्या है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं पहले वाले को। इतना हमने कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, हमने बोला भाई देखो सबसे पहले k निकालेंगे। k का फॉर्मूला होता है, देखो किसी से भी निकाल लो k, ठीक है, किसी से भी निकल सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 में एमपीएस लगा लेता हूँ फटाफट से फॉर्मूला। तो k इजगल टू आ जाएगा 1 में 0.25, k इजगल टू आ गया 4, k की वैल्यू 4 आ गई, है ना। जैसे k की वैल्यू 4 आएगी तो k का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, k इजगल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ये हमें 4 मिल गया, डेल्टा वाई मैंने अभी निकाला था आपका 8,000 रुपए, है ना। डेल्टा आई मुझे निकालना है, अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट मुझे निकालनी है, तो ये वहां चला जाएगा डेल्टा आई इजगल टू 8,000 डिवाइड बाय 4, ये डिवाइड में आ जाएगा, वो वहां चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो डेल्टा आई कितना आ गया हमारा, 2,000 आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब तो सारे फॉर्मूले आपको आते हैं, बस मैं आपको थोड़ा उठपटांग से क्वेश्चन कराता हूं जो कि अपनी स्टेटमेंट में आपको क्या घुमा देते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कराए हैं और काफी क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, और फिर भी अभी भी और क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप इनकी लैंग्वेज को पकड़ सको। समझ में आ गया पूरा। ये देखो मैंने इस तरह से भी निकालना आपको सिखा दिया, और मैंने सीधा सीधा ही बता दिया था कि जो 3:1 दिया था ये तो हो गया ना आपका कंप्लीट, है ना। सीधा सीधा बताया था मैंने, 3:1 दे रखा था, जिसमें से 3/4 किसका हो गया, एमपीसी का, 1/4 हो गया एमपीएस का। इसको लिखेंगे 0.25, इसको काट दो, काट के देखना कितना आएगा, 0.75। लो ये तो वैसे निकल गया था बिना लंबा करे भी। समझ में आ गया ना। तो चलो फटाफट से नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ये पूरा पोर्शन नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय का 75%। देखो आप मुझसे पहले क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने बता दिया कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आप स्टेटमेंट आप भी खेलना सीखो, स्टेटमेंट के साथ कैसे खेलते हैं, ठीक है ना, और स्टेटमेंट आपके साथ कैसे खेलती है ये भी देखिए। तो आप मुझसे पहले क्वेश्चन कर लो, ठीक है, फिर मैच करा करो कि मेरे साथ जैसा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय का, अब ये बढ़ी हुई आय लगा दे, देखो उसने, इसका मतलब किसका कहते हैं, ये चेंज की बात कर रहा है। बढ़ी हुई, अतिरिक्त, समथिंग, ऐसे परिवर्तन, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, कब कब होते हैं ऐसे, जब डेल्टा का बात करता हो, किसका करता है, डेल्टा की। तो बढ़ी हुई आय का 75%, यानी डेल्टा वाई का भाग 75% भाग ना उपभोग पर खर्च करता है। साफ पता चल रहा है अतिरिक्त आय का पोर्शन जो तुम उपभोग पे खर्च करोगे उसे क्या बोलेंगे हम उसे, ठीक है। वो किसको बता रहा है, वो एमपीसी की बात कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सी का रिलेशन आई के साथ होता है, तो डायरेक्टली हमें एमपीसी दिया हुआ है। अगर बचत पे खर्च करता तो वो एमपीएस होता, ठीक है ना। बट चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं आगे। तो निवेश 1,000 करोड़ से बढ़ाया जाता है, इसका मतलब ये कितना क्या हो गया हमारा, डेल्टा आई, ये डेल्टा आई हो गया। तो आय में कुल वृद्धि निकालना 1, और उपभोग व्यय में कुल वृद्धि निकालना 2, ठीक है। तो चलो देखो, वैसे तो देखो मुझे सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, हमें एमपीसी दिया हुआ है 75%, यानी 75/100, तो एमपीसी निकल गया हमारा कितना, 0.75, ठीक है ना, ये हमारा एमपीसी निकल गया।
जिसको ऐसा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने सामने लिखा था फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे कर सकता है कि बड़ी हुई आय का, ठीक है ना, आप कितना परसेंट खर्च कर रहे हो, 75% उपभोग पर खर्च कर रहे हो। तो मैंने कहा था जितना हम कमाते हैं उसमें से कुछ खाते हैं और कुछ बचाते हैं, और अगर हम आय में ही चेंज कर दें तो इसमें भी चेंज आता है और इसमें भी चेंज आता है। ये तो हमें पता है ना, आय में चेंज करने पर उपभोग और बचत में भी चेंज आ जाता है ना, ये हमें पता है। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि बढ़ी हुई आय का 75% वो उपभोग पर खर्च कर रहा है। इसका मतलब जो बढ़ा हुआ उपभोग जो आपको मिल रहा है ना, वो कैसे मिलेगा, जो आय है ना, बढ़ी हुई आय यानी वाई, इसका 75%, इसका 75% करने पर, इसका 75% बढ़ी हुई आय का 75% करने पर जो आता है उसे डेल्टा सी बोला है इसने। दोबारा देखो, बढ़ी हुई आय का 75%, बढ़ी हुई आय, बढ़ी हुई आय मतलब डेल्टा, डेल्टा वाई का 75% से क्या निकल रहा है, उपभोग आ रहा है, वो उपभोग पर खर्च हो रहा है इतना पोर्शन। चलो, तो उसका मतलब इतना एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो अब देखो ये डेल्टा वाई को मैं इधर भेज देता हूं, तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, इधर बच गया 75% मतलब 75/100, ये यहां बचा हुआ है। इस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हैं हम, एमपीसी लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया हमारा 0.75। तो बात तो वही होगी ना, देखो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है, काफी सारे तरीके एक ही क्वेश्चन को करने के। तो ये हमने कर लिया यहां तक। अब हम बोलेंगे भाई क्वेश्चन को भाई फटाफट पूछ, क्या पूछ रहा है, आय में कुल वृद्धि पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई पहले के निकाल लेते हैं। तो के इज इक्वल टू था 1/1 माइनस एमपीसी। तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.75, तो के इज इक्वल टू 1/0.25, तो के इज इक्वल टू आ गया 4। के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जैसे के की वैल्यू 4 आ गई तो हमने उसको पुट कर दिया उसकी वैल्यू, जो दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये करा, के की वैल्यू मैंने 4 यहां पुट कर दी। अब डेल्टा वाई मुझे निकालना है, बट डेल्टा आई मुझे दिया हुआ 1000, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 करोड़। ये आप लास्ट में करोड़ लगकर प्रॉपर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना, जब सारा आंसर आ जाए तो आय में वृद्धि, कुल वृद्धि डेल्टा वाई बराबर 4000 करोड़, और उपभोग में कुल वृद्धि जितना भी अभी आएगा भी करेंगे, ठीक है, तो उतना लास्ट में लिख दिया करो। पहले यहां तक समझ में आ गया, डन। आपको अगर ये लग रहा कि मैंने स्पीड बढ़ा दी, तो बिल्कुल बच्चे थोड़ी स्पीड बढ़ाई है मैंने, आप ठीक है, क्योंकि अब ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, फॉर्मूले कर लिए हैं, ठीक है ना, बस मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं। चलो अब उपभोग में निकालना है वृद्धि, इसका मतलब ये पूछ रहा है डेल्टा सी, यहां पे डेल्टा वाई पूछा था वो निकल चुका है। तो उसके लिए हम लगाएंगे बेटा एमपीसी का ही फॉर्मूला, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीसी हमारे पास 0.75 था, डेल्टा सी मुझे निकालना है, डेल्टा वाई अभी निकाला आपने 4000, तो 4000 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल्टा सी की वैल्यू निकल जाएगी, 4000 वहां मल्टीप्लाई में चले जाएगा उसके साथ 0.75 के साथ, तो डेल्टा सी आ रहा है आपका 0 का 0, 4 पंजे 20, 2 4 7 28, 29 30, 3000 करोड़, ठीक है। तो उपभोग में कुल वृद्धि कितना आ गया आपका, 3000 करोड़ आ गया है, डन। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और शायद इसके बाद एक ही क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, हो गए लगभग सारे। चलो क्या कह रहा है इसमें, यदि राष्ट्रीय आय 90 करोड़ है, हमें क्या दिया, राष्ट्रीय आय हमें दी हुई है, देखो वृद्धि नहीं बोला है, सिर्फ आय बोली है, तो इसे ये वाई है, ठीक है ना, तो वाई हमें 90 दे दिया, उपभोग हुआ यानी हमें सी दिया हुआ है 81, औसत बचत प्रवृत्ति निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोला हुआ है जब आय बढ़कर इतनी हो जाती है और ये हो जाती है, तो चलो कोई काम करते हैं, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय आय दी है, मान लो हमें वाई दिया हुआ है कितना, 90 करोड़, ठीक है, सामने दिया ना, और उपभोग यानी सी कितना दिया है 81 करोड़, क्लियर है। अब मुझे पता है मुझे एपीसी एपीएस निकालना है, एपीएस के लिए एस चाहिए होगा, तो कैसे निकलेगा, मुझे पता है y इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस। अब y कितना दिया मेरे को 90, ये कितना दिया हुआ है 81, है ना, तो s निकल जाएगा, ठीक है, ये 81 को मैं उधर भेज देता हूं, तो 90 में से 81 गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है, ये निकल गया। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला किसका, एपीएस का, जिसका फॉर्मूला होता है s अपॉन में y, यानी 9 अपॉन में y कितना 90,
तो कितना आ गया 1/10 यानी क्या हो जाएगा 0.1। तो एपीएस की वैल्यू तो 0.1 आ गई। यहां तक समझ में आ गया। नोट डाउन करो पहले। देखो पहली लाइन तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गई है, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 के कि हमारा क्या गया 0.1 आ चुका है। डन। अब उसने मुझसे पूछा उसके बाद कि कह रहा है जब आय बढ़कर 100 करोड़ हो गई है। अब मैंने देखो उसको y माना ना, तो बढ़ने वाले को y1 मान लेता हूं, या आप पहले वाले को y1 मानते हो तो फिर वो y2 हो जाती है ना। तो जैसे तो बढ़ती जाएगी तो y1 फिर y2, अगर और बढ़ रही तो y3, ऐसे कर लो। समझ में आ गया ना। या फिर पहले वाले को सिर्फ y मान लो, दूसरे को y1 मान लो, फिर y2 मान लो, ऐसे कर लो। बात भाई मानना आपके ऊपर है, ठीक है, कैसे भी मान दो। तो मैंने पहले वाले को सिंपल y यही रखे बस। अब चेंज कर लेता हूं। अब हमें y1 दे दिया, नहीं नई y दे दी है। कितना दे दिया हमें, ये दे दिया हमें 100 करोड़ बोल दिया। और उपभोग व्यय भी नया उपभोग दे दिया मेरे को, कितना 88 करोड़। ठीक है ना। आप चाहे तो बेटा इनको भी y1 yc1 मान सकते थे, तो ये फिर y2 c2 हो जाएंगे, फिर ये चेंज हो जाएंगे। अब मैंने इनमें कोई नंबर नहीं दिया तो इसको 1 कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है ना, कोई चेंज ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया। अब क्या कर रहा है, कह रहा है एमपीसी और एमपीएस निकालो। तो बेटा एमपीसी एमपीएस में तो डेल्टा लगते हैं, तो डेल्टा निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा एक काम कर लेते हैं, यहां से मैं पहले निकाल देता हूं डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई कैसे निकलता है, y1 में से y घटाना पड़ेगा मुझे। तो y1 कितना मेरा, नया y है 100, पुराना था 90। तो डेल्टा y कितना आ गया मेरा, ये बताओ। ये आ गया मेरा 10। तो डेल्टा y तो निकल के आ गया। अब डेल्टा c निकाल लेते हैं। तो डेल्टा c निकलेगा वही c1 माइनस पुराने में c लिखा था मैंने। तो डेल्टा c आ गया कितना, c1 है मेरा 88 और पुराना वाला था 81। तो डेल्टा c भी निकल गया कितना मेरा 7। ठीक है ना, यहां तक हो गया। तो इससे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एमपीसी निकल जाएगा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना है मेरा 7, डेल्टा वाई कितना है 10। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई 0.7 यानी 0.7। कितना आ गया 0.7 आ गया। मैच कर लेता हूं, हाँ सही आ रहा है। और उसके बाद मुझे पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। ये 0.7 आ चुका है। तो एमपीएस की वैल्यू क्या होगी मेरी 1 माइनस 0.7। तो एमपीएस आ जाएगा मेरा कितना 0.3। डन। आप चाहे तो एमपीएस दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे, डेल्टा वाई में से डेल्टा सी घटा लो तो क्या बचेगा, डेल्टा एस बचेगा। फिर डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई भी क्या निकल जाएगा, एमपीएस निकल जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमारे आंसर आ गए। एमपीसी एमपीएस पूछा था वो ये रहे हमारे, ठीक है ना। और एपी एस पूछा था वो हमने यहां निकाल दिया। डन। काफी आसान सा क्वेश्चन था। करिए बच्चे इसको फटाफट से, उसे भी नोट डाउन कर लो आप, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। तो आगे देखिए अब लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है बचतों में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, डेल्टा एस, ये निकालना आपको। ठीक है ना। कह रहा है जब आय का 2/3 भाग सदैव उपभोग पर खर्च किया जाता है। आय का 2/3 भाग क्या कर रहे हैं, उपभोग पर खर्च किया जा रहा है। आप देखो याद रखना, यहां पे ये वर्ड नहीं लिखा हुआ कि बढ़ी हुई आय का 2/3 भाग, इसमें सिर्फ ये बोला हुआ है आय का 2/3 भाग ही उपभोग पर खर्च किया जाता है। समझ में आ गया ना। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई डायरेक्टली हम उसको ले लें। देखो एमपीसी एमपीसी ले ले, एमपीएस ले ले। देखो ऐसे पढ़ने में देखो क्या आ रहा है, ये कह रहा है सिर्फ आय का, नॉर्मल आय का 2/3 भाग क्या है, उपभोग पर खर्च किया जाता है। तो उसका मतलब देखो जब नॉर्मल आय का 2/3 भाग उपभोग पर खर्च होगा, तो इसका मतलब अगर आय बढ़ेगी तो उसका भी 2/3 भाग उपभोग पर खर्च होगा, है ना। आय तो आय है भाई। तो उसने यहाँ पे क्या बोला है, और वर्तमान आय जो कि कितना बता रखा है 50,000, वर्तमान आय जो कि 50,000 की प्रारंभिक आय से 50% अधिक है। इसका मतलब वर्तमान में जो नहीं, करंट में जो आय है ना, वो प्रारंभिक आय का, प्रारंभिक आय कितनी बता रखी है 50,000 की प्रारंभिक आय, यानी प्रारंभिक आय आपको 50,000 दे रखी थी स्टार्टिंग की, उससे 50% अधिक है। तो जरा समझते हैं क्वेश्चन को है क्या ये। सबसे पहले दिया हमें प्रारंभिक आय दिया 50,000 की प्रारंभिक आय, इसका मतलब प्रारंभिक आय हमें दी है, जिसको मैं y मान लू, सिंपल y। कितना दिया हुआ है 50,000। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। बचतों में परिवर्तन निकालना है, और आय का 2/3 भाग हमेशा उपभोग पर खर्च होगा, यानी सी पर। क्लियर है। वर्तमान आय कितनी बता रहा है, जो 50,000 की प्रारंभिक आय ना उससे 50% और अधिक है। तो चलो प्रारंभिक आय इतना आ गया,
और वर्तमान की आय क्या कह रहा हूं, वर्तमान की आय, वर्तमान की आय यानी जो आज के टाइम पे, उसको एक काम कर लेते हैं, उसको y1 बोल लेते हैं। कितना बोल रहा हूं, वो कह रहा है कि जो प्रारंभिक आय 50,000 था ना, उससे भी 50% अधिक है। तो 50,000 का 50% और निकाल लो पहले। तो 50% निकाला तो 50, देखो 50,000 का 50% निकाला और उससे भी अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया तुम्हारे कितना 25,000। तो 25,000 अधिक है किससे, इस वाले से। तो ये देखो हमने ले ही रखा है यहाँ पे 50,000। तो कितना आ गया टोटल हमारा, 75,000 रुपये आ गया बच्चे। स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो पहले। देखो अगर आप ये समझ जाते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है आपको वर्तमान आय जो कि 50,000 की प्रारंभिक आय से 50% अधिक है। तो प्रारंभिक आय आपको दे रखी है 50,000, वर्तमान की आय कैसे निकलेगी, उसने बोला वो प्रारंभिक आय से 50% अधिक है। तो प्रारंभिक आय से 50% अधिक है, कैसे देखा, प्रारंभिक आय से, प्रारंभिक आय कितनी है 50 से 50% और फिर अधिक है तो प्लस का साइन, समझ में आ गया। फिर सॉल्व करा मैंने, 75,000 आ गया हमारा, ठीक है। तो फिर मैंने बोला डेल्टा वाई कितना निकलेगा, मैंने कहा डेल्टा वाई निकलेगा y1, नई वाली y में से पुराना वाला y घटा लो भाई, कितना आ रहा है 75,000 माइनस कितना 50,000, तो आ गया हमारा कितना 25,000। वो तो देखो ये रहा, ये तो अधिक हुआ था, तो ये पोर्शन हमारा डेल्टा हो गया। क्लियर। अब उसने बोला जब आय का 2/3 भाग सदैव उपभोग पर खर्च किया जाता है, तो आय का 2/3 भाग उपभोग पर खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब कितना बचा रहा है वो 1/3 भाग। बात को देखो ना, 2/3 भाग अगर वो उपभोग पे ले जा रहा है तो कितना बचता है, 1/3 भाग ही है वो, जो कि वो क्या कर रहा है, बचत पे खर्च करेगा। क्लियर है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास देखो, तो बचत में परिवर्तन सीधा निकालना है, तो दो तरीके हैं इसमें भी निकालने के, याद रखना। बचत में परिवर्तन यानी अगर मैं डेल्टा एस निकालना चाहूं तो सीधा सीधा इससे भी निकल सकता है। यानी ये जो हमारा डेल्टा वाई था 25,000, इसका कितना परसेंट सेव कर रहा हो, 1/3, क्योंकि 2/3 अगर वो खा रहा है तो 1/3 वो बचा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर देखो कितना आना चाहिए, काट पीट के देख लो, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये आ रहा है आपका, यानी 8333.33 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ रहा है आपका 8333.33 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो समथिंग ये इसका आंसर आ गया, तो सीधा सीधा हमने इस पे निकाल दिया। डन। तो बचत में परिवर्तन हमारा कितना आ गया, तुम्हारा आ रहा 8,333.33। चलो यहां तक समझ में आ गया सारा। तो बचत में परिवर्तन बेटा निकालना सिखा दिया मैंने आपको। डन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई कोई दूसरा तरीका, मैंने कहा दूसरा तरीका ये है, पहले वाली आय 50,000 की थी, है ना, तो उसका भी आप 1/3 कर सकते थे, तो पहले निकलेगा एस, सिर्फ एस निकलेगा उससे। फिर इसका भी जो 75,000 आया था, इसका भी 1/3 करोगे तो उससे निकलेगा S1। फिर S1 में से S घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा निकल जाएगा। तो काफी सारे पॉइंट हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यही तरीका आप अप्लाई करो, ठीक है ना, इंप्लीमेंट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले प्रारंभिक आय लिखो, फिर वर्तमान की आय कैसे निकलेगी, प्रारंभिक आय का 50% अधिक कर देना, प्लस कर देना, ये निकल जाएगी। जैसे डेल्टा निकालोगे तो उस डेल्टा पे अगर मान लो वो उपभोग में परिवर्तन पूछता तो मैं 25,000 पे 2/3 करता, कि उपभोग के लिए तो 2/3 है, बट अगर बचत के लिए पूछेगा तो 2/3, अगर उपभोग का है तो बचत के कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है। तो 1/3 से करेंगे, ठीक है। तो अब थ्योरी स्टार्ट करें। चलो देखो, अगर आपको ना न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गए तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि सर हमें न्यूमेरिकल समझ में आ गए, सबके सब प्लीज लिख देना, ठीक है ना, ताकि एटलीस्ट मुझे ये रहेगा कि मैंने न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से, मैंने तो अपनी तरफ से समझाए हैं, आपको भी अच्छे समझ में आ जाए, मुझे ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज न्यूमेरिकल आप सब कर लेना। मैंने देखो आपको काफी सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए, ठीक है ना, उसके भी करवाए, उसके भी, वैसे भी। अब आपको करना है क्या, आप अपनी बुक उठाइए और उसमें से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना सारे कर डालो, ठीक है ना, पीछे मत रहना किसी से भी, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन खत्म कर लो। कोई क्वेश्चन अगर नहीं होता तो मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी दी हुई थी, आप वहां पे मुझे वो क्वेश्चन भेजना, मैं भी तो देखूं वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। AMIT Amit_Dimri DIMRI Dimri_7 ये इंस्टा आईडी है। आप यहाँ पे वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन भेजना जो आपसे ना हो, ठीक है ना, जो आपसे हो जाए यार वो मत भेजना, ठीक है बस। तो Amit_Dimri DIMRI_7 आप इसमें मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो, और मुझसे अगर पूछना हो तो ही बस, ठीक है ना। चलो
तो अब थ्योरी की ओर बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज आप सबके सब आज जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है प्लीज उनको खत्म कर लेना, मैं बार बार यही बोलूंगा, ठीक है ना। तो चलो थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आ रहा है, तो काफी टाइम बाद हमने स्टार्ट की थ्योरी, कि यदि बचत निवेश से अधिक है, देखो क्या कह रहा है, सेविंग जो है वो ज्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होता है, पहला क्वेश्चन। या आप इसको भी देखो लगभग सेम आंसर है, तो मैंने इसका आंसर भी इसी में लिख दिया है, यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक है, यानी एएस ग्रेटर देन है एडी से, तो क्या होता है। क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन है, आप उतारे इन दोनों क्वेश्चनों को, पहले आंसर मत उतारना भी, ठीक है, पहले समझते हैं इसमें क्या है, क्या पता मैं कुछ ऐड कर दूं। चलो, तो उसने लिखा हुआ है, देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब आपका सेविंग जो है वो ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से तो क्या होता है, या फिर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड से तो क्या होता है ना। तो समझते हैं इस पॉइंट को। देखो अगर सेविंग कोई ज्यादा करता है, बात समझो ना, आप पैसे को अपने घर में बचा के रख रहे हो, तो इसका मतलब आप डिमांड यानी मांग नहीं कर रहे हो, आप तो मांग कर ही नहीं रहे हो। देखो पहले आप क्या है, कुछ भी खाते पीते रहते थे, कुछ भी लाते रहते थे, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में पैसा घूम रहा था। बट आपने क्या करा, आपने सेविंग करना शुरू कर दी ज्यादा, तो आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो और बचत ज्यादा कर रहे हो, और निवेश क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो जब आप बचत ज्यादा करते हो तो इससे क्या होता है कि ना आप डिमांड करना कम कर देते हो, यानी मांग करना कम कर देते हो। तो यानी ये वो स्थिति की और संकेत कर रहा है जहां पे आप मांग तो नहीं कर रहे हो, बट जिससे क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो तो ऐसी कैसी रह जाएगा, जब आप उसे खरीदोगे नहीं तो भाई तो वो ज्यादा रहेगा ना। तो वो ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहा है जहां पे आपकी सप्लाई तो ज्यादा है, यानी पूर्ति तो ज्यादा है, मगर आप डिमांड क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी आप बचत ज्यादा है निवेश से, तो बचत ज्यादा होगी तो उसका मतलब मांग कम होगी, आप मांग ही नहीं कर रहे हो, मांग कम होगी तो उसका मतलब सप्लाई ज्यादा होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन तो एक ही हो गए ना एक तरीके से। चलो इसका आंसर समझते हैं। यदि बचत निवेश से अधिक होती है तो इसका अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय, यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल खर्चा है, उतनी मात्रा से कम हो जाएगा जो नियोजित उत्पादन को, नियोजित उत्पादन मतलब जो प्लान्ड आपने प्रोडक्शन किया था कि इतना तो लोग इस बार खरीद ही लेंगे, है ना, आप ये सोच के उत्पादन कर रखा था आपने, तो जो कुल व्यय आपने क्या कर दिया, जब आप सेविंग ज्यादा करते हो, बचत ज्यादा करते हो, तो कुल व्यय उतनी मात्रा से कम हो जाएगा जो नियोजित उत्पादन को खरीदने के लिए चाहिए, जिससे उत्पादन बिना बिका रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, उत्पादन जो है ना वो बिना बिका रह जाएगा, ठीक है ना। कितना, सारा नहीं कुछ, डन, समझ में आ गया। तो अब हमने देखो यहां तक क्या पढ़ा, यदि बचत निवेश से अधिक होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतनी मात्रा से कम हो जाएगा जो नियोजित उत्पादन को खरीदने के लिए चाहिए, यानी लोग खरीदेंगे तो सही मगर कम खरीदेंगे अब, ठीक है ना। तो जिससे कुछ उत्पादन बिना बिका रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में, वस्तु और सेवाओं को जो प्रवाह मतलब पूर्ति की बात कर रहा है, ठीक है ना, फ्लो की बात कर रहा है, तो वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में उनकी मांग से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका मतलब वस्तु सेवाओं के प्रवाह अधिक होगा, किससे, उसकी मांग से। अर्थात यह स्थिति वह स्थिति है जहां पर समग्र पूर्ति ज्यादा होती है समग्र मांग से। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। जिसके कारण अब उत्पादक ना बोलेगा कोई तो खरीद नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, कम उत्पादन करूंगा। तो जिसके कारण उत्पादक अब कम उत्पादन करेंगे। अब उत्पादक जब कम उत्पादन करेंगे तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आय ही कम हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, तो इसका मतलब कम आय, तो फिर बचत भी लोग कम करेंगे। जब भाई पहले बहुत सारी आय थी तो ज्यादा थोड़ा बचा लेते थे लोग, अब आय ही कम कर दी, है ना, तो उससे क्या बचत भी कम हो जाएगी। और साथ साथ में उत्पादक उत्पादन कम करने के लिए भाई साहब अपने वो क्या नाम है, नौकरी से लोगों को भी निकाल लेंगे। सोचो एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाता है ऐसे स्थिति में। क्यों, क्योंकि भाई देखो पहले तो इतना सारा माल बनता था, अब लोग खरीद नहीं रहे थे, तो उन्होंने उत्पादन कम कर दिया, उत्पादन कम कर दिया तो लोगों को भी तो निकालना पड़ेगा, तो लोगों को भी निकाल देते हैं। बताओ ऐसी की स्थिति में कितनी भयानक स्थिति है, ठीक है ना। तो उसने बोला यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि निवेश और बचत और निवेश आपस में बराबर ना हो जाए। और अगर एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन पूछा तो आप बोलोगे जब तक समग्र पूर्ति और समग्र मांग बराबर ना हो जाए। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन का फ्रेम देख, हम देखो क्वेश्चन को देखेंगे, देखो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखवा है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन को देखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है कि यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है तो क्या होगा। देखो सेविंग के हिसाब से तो मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है।
अगर इसके हिसाब से पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? स्टार्टिंग करोगे यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होती है तो इससे अभिप्राय, बस फिर लाइन वही है, इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतनी मात्रा से कम हो जाएगा जो नियोजित उत्पादन को खरीदने के लिए चाहिए। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जो खर्चा है वो कम हो रहा है, आप ये लिख देना खर्चा कम हो रहा है और उत्पादन ज्यादा है, जिसके कारण कुछ उत्पादन बिना बिका रह जा रहा है, क्योंकि डिमांड क्या है तुम्हारी कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो इसका मतलब लोग खर्च कम कर रहे हैं पैसा, ऐसा लिख लेना बना के, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में क्या है, उनकी मांग से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब वस्तु सेवाओं का प्रवाह तो ज्यादा है मगर मांग क्या है, कम है, तो उसने बोला जिसके कारण उत्पादक अब कम उत्पादन करेंगे, है ना। अरे और तो और आय का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगा। अरे कम आय मतलब कम बचत, ठीक है ना। और साथ ही क्या है, रोजगार का स्तर भी गिर जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर नहीं हो जाता। बिल्कुल बेसिक सा है, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में लिखवा है। तो कोई भी अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछता है छोड़ के मत आना यार, ठीक है ना। बहुत बच्चे इस पॉइंट को छोड़ते हैं, कहते हैं यार पता नहीं क्या अजीब सा है, कुछ भी अजीब सा नहीं है, प्रैक्टिकल है बिल्कुल, ठीक है ना। अब मैं इसका सेकंड पोर्शन करवा रहा हूं, इसको मिटाने से पहले मैं आपको एक बार और दिमाग में बिठा लूं। मैंने बोला क्या है, अगर सेविंग ज्यादा है यानी निवेश ज्यादा है, बचत ज्यादा है, तो बचत ज्यादा होगी तो इसका मतलब मांग कम होगी, है ना। इसका मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं, समझ में आ गया। खर्चा कम करेंगे तो कुछ उत्पादन जो होगा ना वो बिना बिका रह जाएगा। अब उत्पादक कम उत्पादन करेंगे, कम उत्पादन करने के लिए क्या करेगा वो ये काम करेगा, कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देगा, रोजगार का स्तर भी गिरा देगा, समझ में आ गया ना। और जैसे कम उत्पादन करेगा तो तब तक ये करता रहेगा कम, जब तक कि वो जो बढ़ी हुई सप्लाई है ना वो तब किसके बराबर ना हो जाए, डिमांड के। बात खत्म, समग्र मांग के ना, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है। चलो तो यहां तक आप इसे लिखिए फटाफट से। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, यदि बचत निवेश से कम है, इस बार हमारा क्या है, बचत कम है और निवेश ज्यादा है, ठीक है ना, तो क्या होता है। या फिर यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से कम है, इस बार हमारा समग्र पूर्ति कम है, तो क्या होगा ये बताना हमें। तो देखो प्रैक्टिकली पहले सोच लेते हैं क्वेश्चन, देखो आंसर मैंने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है, टेंशन मत लो, ठीक है, ताकि जो ना याद करना आपको आसान हो जाए। तो पहले एक बार समझ लेते हैं क्या हो रहा है। देखो इस बार बचत कम है ना, तो हम ये बोलेंगे कि भाई ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा खर्चा होगा तो जो उत्पादक है वो तो बेचारे भरपाई नहीं कर पाएगा। इतनी लोग इतनी डिमांड करेंगे ना इस बार कि उत्पादक भाई साहब क्या बोलते हैं, भरपाई कर ही नहीं पाएगा। और जब वो भरपाई नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये ऐसी स्थिति हो गई है जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। फिर उत्पादक क्या करेगा, उत्पादक ना और उत्पादन करेगा, और उत्पादन करने के लिए और लोगों को काम पे लगाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और जब वो जो इतना उत्पादन करेगा तब तक उत्पादन करेगा जब तक कि क्या है, एएस बराबर एडी ना हो जाए। समझ में आ गया। तो लगभग कुछ ऐसा फ्रेम करने वाले। चलो तो क्या लिखा है, देखो यदि बचत निवेश से कम होती है तो इसका अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उस मात्रा से या उस राशि से अधिक हो जाएगा जो नियोजित उत्पादन को खरीदने के लिए चाहिए। इस बार अधिक हो जाएगा, पिछली में कम बताया था ना। हाँ, ऐसी स्थिति में उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि उठाएंगे। ये लाइन तो अच्छी है। पिछली बार क्या था, उत्पादक का कुछ माल बिना बिका रह गया था, इस बार वो बेचारे क्या है, बिना पूरी की गई मांग, यानी वो मांग को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो जब मांग को पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो हानि तो उठाएंगे ना वो, ठीक है। अगर सोचो उन पे गुड्स बहुत सारे होते तो उनको प्रॉफिट होता उनको बेच करके, बेटा इस बार कस्टमर सामने खड़े हैं मगर गुड्स ही नहीं है तो उनकी मांग को पूरा कर ही नहीं पा रहे, तो इसलिए वो हानि उठाएंगे। समझ में आ गया। तो क्या लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि उठाएंगे। या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसी स्थिति में उत्पादक मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे, जो अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर है ना उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, मांग की भरपाई नहीं कर पाएंगे, बात खत्म। तो जब वो मांग की भरपाई नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में उनकी मांग से कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पे ना जो हमारा जो समग्र पूर्ति है, वस्तु सेवाओं का प्रवाह है, उनकी मांग से क्या है वो कम है। इसका मतलब इस बार मांग ज्यादा है, पिछले वाले में कौन था, मांग कम थी। अर्थात यह स्थिति वो स्थिति है जहां पर आपका मांग ज्यादा है। देखो मांग की तरफ जिस तरफ एरो वो चिन्ह बनता है ना, मुंह खुलता है उसका,
ठीक है, साइन ग्रेटर देन लेस देन पढ़ोगे ना आपने, तो ये ग्रेटर देन का साइन इसके लिए है, वो एडी के लिए, तो एडी ग्रेटर देन है एएस से, ठीक है ना। चलो, जिसके कारण अब उत्पादक क्या करेगा, अधिक उत्पादन करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अब उत्पादक अधिक उत्पादन करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में आय का प्रभाव बढ़ जाएगा, रोजगार भी बढ़ाएगा वो, ठीक है ना। अधिक उत्पादन का मतलब क्या होता है, अधिक आय होता है, और अधिक आय का मतलब अधिक बचत होता है, ये आपको याद रखना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि बचत और निवेश आपस में बराबर ना हो जाए, या फिर समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर ना हो जाए, तब तक ये चलता रहता है। क्लियर है, तो यही आपको लिख के आना होता है। और मैंने बोला था अगर नीचे वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो बस स्टार्टिंग इसी से स्टार्ट करना कि जब समग्र पूर्ति कम होती है समग्र मांग से, इसका मतलब समग्र मांग ज्यादा है किससे, समग्र पूर्ति से, तब ऐसा 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 होता है। तो सेम आंसर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, जो कि मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले यही 2 क्वेश्चन कराने चाहिए आपको आज, क्या नाम है, जैसा हमने वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन खत्म किया, तो मैंने कहा ये सबसे बकवास क्वेश्चन पहले इनको खत्म करवाता हूँ, ठीक है, जिसे बच्चे कहते हैं याद नहीं होता, बट ये याद हो जाएगा अब। तो इसे आराम से पढ़ो, मैं वीडियो को यहीं पे बंद कर देता हूँ उसको, और नेक्स्ट जो पार्ट है वहां से तो देखो, अब थ्योरी तो स्टार्ट मैंने कर ही दी है, तो अब थ्योरी फटाफट से खत्म करके हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ते हैं। डन, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।